हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किया जाएगा। ये एक टेस्ट पेपर था किसी स्टूडेंट का, मैंने लिया था, टेस्ट कंडक्ट किया था, तो मैं सोचा अपलोड कर दिया जाए वीडियो इसका। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 70 क्वेश्चन है टोटल और एक आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टार्ट करते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्व करते हुए जानते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है द क्लोज एंड कंटिन्यूसली पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो क्लोज और कंटिन्यूसली पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इलेक्ट्रिक सर्किट, थर्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, फोर्थ इलेक्ट्रिक मोटर। तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है क्लोज, तो कोई सर्किट हो गई, ये मैं बल्ब लगा दिया और यहाँ पे मैं स्विच लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे ये बैटरी, एक ही सेल का लगा रहा हूँ इसलिए बैटरी बोल रहा हूँ, अरे सेल बोल रहा हूँ, प्लस और माइनस। इसमें करंट में फ्लो करा दिया और ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पूरे फिगर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? द क्लोज एंड कंटिन्यूसली पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है किसी रेट से, कोई रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है किसी रेट से, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फॉर्मूला था, आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू यहाँ पे चार्ज है और टाइम क्या है? टी। तो जो चार्ज है उसको टी से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इतने रेट में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला। थर्ड, विच इज इनकरेक्ट फॉर फिजिकल क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट। कौन सा इसमें से फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट के बारे में गलत है? तो एसआई यूनिट चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, हाँ सच में सही है। जो क्यू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका कूलम भी होता है। और इलेक्ट्रिक करंट हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, तो इसका एम्पियर हो जाएगा, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, ये भी सही है। रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो पूछा था विच इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत था? तो चारों सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। तो पांचवा ऑप्शन में एक दे दिया हूँ, नॉट। तो ये नॉट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक सही नहीं है, गलत नहीं है इसमें से। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर होता है, और रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा। तो इसका नॉट हो जाएगा, थर्ड का नॉट। फोर्थ वाला देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डायरेक्शन ऑफ मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका ऑप्शन क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है चार्ज का, वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के किस साइड होता है? सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर या नॉट? तो पहले यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज में ईस्ट टू वेस्ट दिखा रहा है, ईस्ट है, ये वेस्ट दिखा रहा, मैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज आता है, मैं दिखा दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चार्ज फ्लो हो रहा है इधर से इधर। तो करंट कहाँ फ्लो होगा? करंट हमेशा अपोजिट साइड में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट साइड में फ्लो होता है, मतलब आई का करंट ये वेस्ट टू ईस्ट चलता रहेगा, ये याद रखिए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डायरेक्शन ऑफ मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट साइड होता है, तो इसका हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। फोर्थ का बी सही हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज करेक्ट इफ आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टी इक्वल टू टाइम। कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बोला है। कोई 3 रॉन्ग होंगे, एक सही होगा। देखते हैं फॉर्मूले से। पहला था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। टी इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई इंटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा वाला बनाते हैं टाइम पे। टाइम अगर बनाना चाहूँगा तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम यहाँ पे, आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। टोटल 3 फॉर्मूले बनेंगे, ये और ये। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा उसमें है, जो होगा वही सही होगा। पहला है आई इक्वल टू टी अपॉन क्यू, ये इसमें है ही नहीं, आई इक्वल टू टी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन टी होता है, गलत। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ये है, तो ये सही हो जाएगा। आई इक्वल टू क्यू इंटू टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू इंटू टी नहीं होता, ये भी गलत है। ये टी फोर्थ वाला है, टी इक्वल टू आई इंटू क्यू, तो टी इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आई इंटू क्यू नहीं होता, तो ये भी गलत है। सही कौन था? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो ये बी वाला मैच कर रहा है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो ये वाला सही हो जाएगा।
विच इज करेक्ट पूछा था तो सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। बोला है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी काफ़ी फेमस पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी वाला 6 इंटू 10 के पावर 18, 2.25 ऐड नहीं है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना लोग इसको और इसको बताएंगे। ये क्या दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6, ये 1 किलोवाट आवर का दिया हुआ है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, तो ये दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये प्रोटॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। यही अगर इलेक्ट्रॉन का बोझता यहाँ प्लस लगा है वहाँ माइनस लग जाता, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम भी तो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज है और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 किलोवाट आवर, और ये हो जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, 6 इंटू 10 के पावर 18, तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 18। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7। इफ A इज एम्पियर देन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर कितना होता है। ये 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड अपॉन 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1 मीटर, 1 मिनट अपॉन में 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर अपॉन में 1 कूलम। हम लोग फार्मूला पहला वाला जानते थे, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये मेन फार्मूला। अब I किससे डिनोट करते हैं, I करंट है तो 1 एम्पियर लिख दूंगा इसको। अब इसका ऐसा यूनिट तो एम्पियर ही होता है करंट का, 1 एम्पियर लिख दिया। चार्ज का ये Q से चार्ज है, इसको चार्ज को हम लोग कूलम दिखाते हैं तो 1 कूलम हो जाएगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर 7 का, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। 8 वाला भी यूज करते हैं, देखते हैं विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। वोल्ट मीटर से तो वोल्ट मेजर होता है, अमीटर से करंट मेजर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए तो अमीटर हो जाएगा, अमीटर, ये सही आंसर हो जाएगा अमीटर सेकेंड वाला। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं, जो एयर प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर से मेजर करता है। हाइग्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट का रहता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है ह्यूमिडिटी और एक होता है डेंसिटी। ह्यूमिडिटी मेजर होता है हाइग्रोमीटर से, GRO हाइग्रोमीटर, और डेंसिटी मेजर होता है हाइड्रोमीटर से, DRO। तो दोनों में बहुत डाउट होगा, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर GRO लगेगा और डेंसिटी हाइड्रोमीटर, और बैरोमीटर से एयर प्रेशर मेजर होता है, अमीटर से करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का सही आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर। 9th वाला देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ब्लैंक टू ब्लैंक टर्मिनल इन सेल। सेल में कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है पहला। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होता है। जैसे ये सर्किट था, ये प्लस से ही लाइट जाएगी, मैं डायरेक्शन दिखा चुका हूँ, ये प्लस से ही लाइट जाएगी, कहाँ पे करंट जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता है, गलत है। थर्ड निगेटिव टू नेगेटिव, गलत है। फोर्थ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये सही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट है फोर्थ। ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 9th का, सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। 10th वाला करते हैं, व्हाट इज नेसेसरी टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी है, होना चाहिए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 बिटवीन 2 पॉइंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा सर्किट के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट 0 बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये वाला टेम्परेचर इज कांस्टेंट, थर्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है, फोर्थ नॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट 0 बिटवीन 2 पॉइंट। इसको फिगर से समझ लेते हैं। पहले वाला एक सर्किट का फिगर बना था, मैं इसमें अगर V की वैल्यू 0 कर दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही तो दिखाते हैं, V की वैल्यू अगर 0 कर दूँ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं होगी। V की वैल्यू कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, कुछ ना रहनी चाहिए,
और ये कौन बना के रखता है? सेल और बैटरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट जीरो बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो। 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट स्पेंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए कि हमेशा फ्लो होता रहा है, कौन केमिकल एनर्जी स्पेंड करता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सेल। अभी मैं बताया ना, भी को कौन जीरो नहीं होने देता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सर्किट में बना के कौन रखता है? तो ये सेल का ही काम है, सेल या बैटरी। तो यहाँ पे सेल ऑप्शन है। बल्ब, रेजिस्टेंस, एमीटर, ये सब तो होगा नहीं, तो सेल हो जाएगा। सेल ही अपनी केमिकल एनर्जी स्पेंड करके वोल्ट को कभी जीरो नहीं होने देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की लाइन थी, 3rd क्वेश्चन है। अब 12th वाला करते हैं। इफ ए यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द वर्क डन। जो काम होता है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं एक चार्ज है, ये 2 कूलम ले लेता हूँ, चार्ज को सीधे ही दिखाते हैं। मूव करा के ले गए यहाँ पे 2 कूलम को, यहाँ से यहाँ पे। इसको ले जाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन मतलब जितना काम हुआ, उसको क्या बोलूँगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दे रहा हूँ, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इफ़ ए यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द वर्क डन इज नोन एज। जो वर्क डन होगा उसको किसको जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की सही यूनिट क्या होती है? वी, वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। और ये 13 वाला क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, डायनोमीटर, वोल्ट मीटर। ये मैं गलत क्वेश्चन पुट किया हूँ। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। पर गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनोमीटर या फिर मेजर करने वाला मैं बोलूँ कि विच डिवाइस नेम द डिवाइस कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिवाइस मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से ही वोल्ट को मेजर किया जाता है। एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? एयर की स्पीड मेजर करता है, विंड स्पीड मेजर करता है ये। और हाइड्रोमीटर अभी बताया था, हाइड्रोमीटर दोनों में डाउट होगा। हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी, हाइग्रो, GRO, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा? डेंसिटी। इसका डेंसिटी हो जाएगा। कैल्विनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। तो साइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वोल्ट। अगर डिवाइस पूछेगा कौन मेजर करता है तो वोल्ट मीटर। लिखा है V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस देन 1V। 1V क्या होता है? 1 कूलम अपॉन 1 जूल, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1 वाट, या फिर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू W अपॉन Q। याद होगा तो चैप्टर में था पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, W अपॉन Q। वोल्ट का यूनिट क्या होता है? वोल्ट ही होता है, 1 वोल्ट। W का क्या होता है? वर्क और एनर्जी का, याद रखिए, वर्क और एनर्जी। साई यूनिट जूल होता है। तो वर्क का क्या दिखाऊंगा? 1 जूल। और कूलम, ये चार्ज है, चार्ज का कूलम होता है तो 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। फार्मूला आ रहा है तो फार्मूले से आदमी इजीली फाइंड हो सकता है। 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो जाएगा इसका आंसर। पहला है 1 कूलम अपॉन 1 जूलम, ये नहीं होगा। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये वाला आंसर सही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो यही करेक्ट आंसर है इसका, सेकेंड वाला। 15 वाला करते हैं। अमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन ब्लैंक एंड ब्लैंक इन सर्किट। अमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल सीरीज, सीरीज पैरेलल, सीरीज सेल, या पैरेलल या बैटरी। तो आप लोग जानते होंगे कि अमीटर हमेशा कनेक्ट होता है किसमें? सीरीज में। वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में। जैसे कुछ रेजिस्टेंस बना के देख लेते हैं। ये सर्किट है और ये 2 रेजिस्टेंस मैं लगा दिया, 5 ओम का और 3 ओम का। ये जोड़ दिया मैं इसको बैटरी से। बैटरी है जो, ये बैटरी हो गया। यहाँ पे मान लो स्विच है और ये जुड़ा हुआ है इससे। अब बोलूँगा मीटर मुझे लगाना है, मीटर कहाँ लगाऊंगा? सीरीज में लगता है हमेशा, तो मीटर इसके सामने सामने लगेगा यहाँ पे सीरीज में मीटर। तो बोलूँगा वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा। कभी भी वोल्ट मीटर ऐसे ऐसे है, बीच में ऐड नहीं कर सकता। वोल्ट मीटर इसके और इसके पैरेलल बीच में लगेगा, वोल्ट यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट लगता है, अमीटर सीरीज में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो यहाँ सीरीज हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड वाला आंसर इसका सही है, सीरीज एंड पैरेलल।
16 पढ़ते हैं। ब्लैंक लॉ दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। ये डिफिनेशन किसका है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के किसी भी सर्किट में। ये है स्नेल लॉ, पास्कल लॉ, ओम लॉ या नॉट? तो ये ओम लॉ का रूल है। क्या था? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए। तो ये किसका रूल है? ओम लॉ का। तो किसका हो जाएगा ये? ओम लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज साइमन ओम का। ये पूरा का पूरा डिफिनेशन था उनका। ओम लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन। ओम लॉ किसके और किसके बीच में रिलेशन देते हैं? मतलब कि ये वोल्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? करंट के। तो किसका किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड प्रेशर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो लिखा गया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। पूरा इनका फॉर्मूला क्या था? बी इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, तो भी और आई के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देते हैं। तो ये था ओम लॉ। तो इसका इसके पूछा हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। 18 करते हैं। बाई ओम लॉ बी अपॉन आई इज कांस्टेंट। इट इज बी अपॉन आई एक कांस्टेंट था। क्या था? ओम लॉ के से। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, बी इक्वल टू आई इंटू आर था। अब मुझे पूछा गया है बी अपॉन आई इधर इंटू में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, आर इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आई। आर क्या था? बी अपॉन आई मतलब कांस्टेंट क्या फाउंड हो रहा है? आर क्या था? रेसिस्टेंस। कंडक्टर इलेक्ट्रिक पावर रेजिस्टेंस इज रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस। ये फॉर्मूले से ही फाइंड हुआ। बी इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल टू बी अपॉन आई। तो बी अपॉन आई का मैं पूछा था तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। 19 वाला करते हैं। बाई ओम लॉ इफ रेजिस्टेंस बिकम 2 टाइम्स देन द करंट इज। अगर मैं रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दूँ मतलब दोगुना कर दूँ तो करंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूले से देखते हैं। आर इक्वल टू बी इंटू आई था, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो ये ध्यान से समझिएगा। आर सामने सामने था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया। आर अपॉन में था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ पे आर बढ़ेगा, आर अगर बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ेगा, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आर बढ़ेगा तो आई घट जाएगा ना। तो मुझसे पूछा गया ओम एक रेजिस्टेंस बिकम 2 टाइम्स। रेजिस्टेंस को मैं दोगुना कर दूँ तो रेजिस्टेंस अगर 2 आर होगा वो 2 आर हो जा रहा है। तो पूछा दिन द करंट क्या हो जाएगा? ये बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस दोगुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वाइस हाफ, 4 टाइम 1/3। तो ये हाफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओम लॉ को अगर रेजिस्टेंस में दोगुना कर रहा हूँ तो करंट हाफ हो जाएगा। ये बस फॉर्मूले से फाइंड हो सकता है, और वो भी ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते रहिए तो फाइंड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। ये पढ़ते हैं 20। विदाउट चेंज द वोल्टेज ऑफ सोर्स कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज सेड टू बी। अगर मैं वोल्टेज को ना कुछ भी करूँ, वोल्टेज को कांस्टेंट रखूँ और इलेक्ट्रिक करंट को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर, मल्टीमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो ये सिंबल होता है ऐसे करके, ये ऐसे सिंबल, फिर ये वाला एरो कट किया जाता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है। ये इसीलिए यूज ही होता है कि वोल्टेज को कांस्टेंट करके इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाया या घटाया जा सके। वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। 21 डिफाइन करते हैं। इफ कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल या ऑल। तो रेजिस्टेंस 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला था आर इक्वल टू ये रेसिस्टिविटी एल अपॉन ए। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। तो आर 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। आर फर्स्ट पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सिल्वर यूज कर रहा हूँ, कॉपर यूज कर रहा हूँ। नेचर ऑफ मटेरियल MATERIAL। सेकेंड हो जाएगा लेंथ ऑफ, या एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा या कंडक्टर। थर्ड हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया में क्या क्या आता है? या तो थिकर होगा, मोटा, तो थिनर होगा,
यही तो होता है, या तो थिकर मोटा होगा या तो थिनर होगा। थिक करूँगा तो एरिया बढ़ जाएगा, करंट ईजिली फ्लो होने लगेगा। थिनर करूँगा, पतला करूँगा तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने का मतलब कि करंट कम फ्लो करेगा। अभी करके देखा जाएगा। और एक चीज़ और भी याद रखिए, इसमें डिपेंड करता है डायमीटर पे भी। डायमीटर का स्क्वायर पे डिपेंड करता है, 1/d का स्क्वायर। ये याद रखिए, डायमीटर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। पर यहाँ पे मैं बस 3 चीज़ दिया हूँ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो ये ऑल हो जाएगा, तीनों पे डिपेंड करता है बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। 22 है, इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज डबल द रीडिंग ऑफ अ मीटर की रीडिंग क्या होगी अगर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए? तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एल के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। एल को मैं 2 गुना कर दिया, बोला है ना, लेंथ डबल, तो ये 2L हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी 2R हो जाएगा। अगर ये 2R हो गया तो पहला वाला फॉर्मूला से देख लेते हैं, R=V/I। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। अगर ये 2R हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला एक बढ़ेगा तो एक घटता है, तो ये 2 गुना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा इसका? बिकम हाफ, ट्वाइस, 1/3 या थ्राइस। तो बिकम हाफ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकम हाफ। करंट आधा हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ वायर मैं 2 गुना कर दूँ किसी तार का तो आधा हो जाएगा करंट। 23 करते हैं, इन्हें कंडक्टर रेसिस्टिविटी डिपेंड। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? ये था रेसिस्टिविटी, ये रो से डिफाइन करते हैं। तो इसको रेसिस्टिविटी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकेंड था टेम्परेचर। बस। और ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टिविटी है, ये दोनों याद रखिए। रेसिस्टेंस आर की 3 चीज़ पे, 4 चीज़ पे, डायमीटर भी ले लिया हूँ, और रेसिस्टिविटी बस नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, नेचर ऑफ मटेरियल भी चेंज करूँगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो इफ ए कंडक्टर रेसिस्टिविटी डिपेंड, लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं करता है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर नहीं करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल करता है। बस 2 ही चीज़ पे करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी हो जाएगा, नेचर ऑफ कंडक्टर मटेरियल। 24, व्हाट चेंज ऑन रेसिस्टिविटी इफ टेम्परेचर इंक्रीज इन कंडक्टर। तो मैं अभी बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूँगा रेसिस्टिविटी का तो उसका कंडक्टर का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या हो गया अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा? तो रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ये थी रेसिस्टिविटी, ये था टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको बढ़ाऊंगा, इसको टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो रेसिस्टिविटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफ टेम्परेचर इंक्रीज इन कंडक्टर तो ये इंक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करूँगा तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम, ओम मीटर, ओम अपॉन मीटर या ओम-1। ओम है रेजिस्टेंस का, पर यहाँ कुछ है रेसिस्टिविटी का। फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूला से। एक फॉर्मूला था R रेसिस्टिविटी L/A। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? ओम। मतलब एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये ओम लिख दिया। मुझे रेसिस्टिविटी को फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। लेंथ हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर इंटू मीटर हो जाएगा। वॉल्यूम हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, पर एरिया मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये मीटर इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी का असाइनमेंट कितना हो जाएगा? ओम मीटर। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मूले से भी फाइंड किया जा सकता है। तो रेसिस्टिविटी का असाइनमेंट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर ही हो जाएगा, ये सही। 26 वाला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेसिस्टिविटी कौन सा सही है? नॉन मेटल, मेटलाइड, मेटल, एलॉय, नॉन मेटल, मेटल, मेटल एलॉय, नॉन मेटल या नॉन मेटल, मेटल एलॉय। तो जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी वो सबसे गुड कंडक्टर कहलाएगा। गुड कंडक्टर होता कौन है? मेटल। सबसे पहले मेटल आएंगे, फिर एलॉय आएंगे और उसके बाद नॉन मेटल आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी ही सबसे कम होती है और उसके बाद फिर इनकी भी कमी होती है जो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके मेटल का याद करने के लिए याद रखूँगा 10⁻⁻10 ओम मीटर हमेशा लिखा रहेगा रेसिस्टिविटी में, तो ये मेटल का होगा। एलॉय का भी वही रहता है। नॉन मेटल में 10⁻- में साइन नहीं रहेगा, 12 रहेगा, ऐसे 30 ऐसे करके ओम मीटर रहेगा। ओम मीटर किसका सिंबल है? रेसिस्टिविटी का। तो करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? ये सबसे कम है तो मेटल, एलॉय और नॉन मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, मेटल, एलॉय एंड नॉन मेटल।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 करते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ब्लैंक देन सिमिलर मेटल। रेसिस्टिविटी जो एलॉय का होगा वो क्या होगा, मेटल से ज़्यादा होता है या कम होता है, अभी बताया। ये सबसे पहले किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, मेटल का, एलॉय का ज़्यादा होगा उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मोर हो जाएगा, मोर देन द सिमिलर मेटल, मेटल से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कुछ रेसिस्टिविटी देख भी सकते हैं, नाइक्रोम का देखते हैं। नाइक्रोम एक एलॉय है, 4 मेटल से मिलकर बना रहता है, किसी से आयरन, मैग्नीज प्लस निकल प्लस क्रोमियम। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछा गया। तो नाइक्रोम 4 से बना रहता है, आयरन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। अब मैं बस आयरन का अगर लिखूँ रेसिस्टिविटी तो 1.60 इंटू 10⁻⁸ ऐसा कुछ होगा, मतलब बहुत लेस में रहेगा, तो ये आयरन का हो जाएगा। और अगर नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी लिखूँगा तो 100 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो वही पूछा है सिमिलर मेटल से क्या होगा उसका, तो मोर देन हो जाएगा। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मोर देन इट्स सिमिलर मेटल, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, मोर देन हो जाएगा। रेसिस्टिविटी रेंज ऑफ मेटल एंड एलॉय, मेटल और एलॉय की रेसिस्टिविटी रेंज क्या होती है। मैं यहाँ पे बताया था कि जहाँ पे आपको -8 दिखे, -8 दिखेगा ओम मीटर, ये मेटल का होगा, बाकी नॉन मेटल का बहुत हाई होता है। इसका करेक्ट आंसर यदि देखिए -8 नहीं दिख रहा है, 10⁻12 17 ये नॉन मेटल का है, 10⁻12 to 17 ये नॉन मेटल का है, 10⁻8 to 10⁻6 ये मेटल का है, मेटल और एलॉय का। तो ये और ये भी देखिए 10⁻12 नॉन मेटल का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, 10⁻8 ओम मीटर टू 10⁻6 ओम मीटर। ओम मीटर किसका सही यूनिट है, रेसिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का पूछेगा तो बस ओम होगा। सिंबल एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन यूज एज ए फिलामेंट इन बल्ब, जो फिलामेंट में यूज होता है बल्ब में टंगस्टन, उसका सिंबल बताइए और मेल्टिंग पॉइंट बताइए। T 25-20 डिग्री सेल्सियस नहीं, W 33 80 डिग्री सेल्सियस, TL ये B या फिर 3000 डिग्री सेल्सियस। W हो जाएगा। टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं, टंगस्टन एक एलिमेंट है, टंगस्टन को हम लोग डिनोट करते हैं W से, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, MP 3380 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की, याद रखिए पूरा एग्जैक्ट एकदम 3380 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। और बल्ब में गैस कौन सी फिल होती है, दो, तो बल्ब में अगर गैस पूछता है तो आर्गन और नाइट्रोजन फिल होती है ना, आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन या नाइट्रोजन गैस फिल होती है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट 3380 है और टंगस्टन का सिंबल W होता है, तो इसका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कौन सा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या मरकरी। तो इसका करेक्ट आंसर, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, सिल्वर है। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर के बाद याद रखिए कॉपर होता है, हम लोग के यहाँ कॉपर की ही वायरिंग होती है क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली आता है। 31 करते हैं। चूज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को अगर नहीं फ्लो होने दो इलेक्ट्रिक करंट को, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। पहला डायमंड, डायमंड नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। लेड हुआ शीशा, ये भी नहीं होगा। एवोनाइट एक सॉलिड सब्सटेंस है, इससे भी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। किसी से करंट फ्लो नहीं होगा तो इंसुलेटर का एग्जांपल ऑल हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन करते हैं। In a wire, resistance is 4 ohm. If thickness of wire become twice, the new resistance of wire is 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm या 1 ohm. इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला था R इक्वल टू रो L अपॉन ए। मैं अगर सेम वायर के लिए लूँगा, सेम वायर, और बोलता है कभी कभी न्यू वायर, तो दोनों अलग अलग यूज होगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 एरिया के। और एक और याद रखिए, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर, मतलब रेडियस के। इस वाले पे अगर न्यू वायर बोलेगा तो इक्वेशन में बोलेगा कि न्यू वायर, तो मैं इस पे रख के प्रिंट कर सकता हूँ। अगर बोलेगा सेम वायर तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L स्क्वायर के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a स्क्वायर के।
और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के 4 टाइम्स का। यहाँ 28 था, दोगुना होगा। सेम वायर बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इन ए वायर रेजिस्टेंस इज 4 ओम द थिकनेस ऑफ वायर बिकम ट्वाइस। मैं वायर का थिकनेस मैं दोगुना कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। सेम वायर बोला है, मैं इन थिकनेस और थिनर किस में आया था, मैं बताया था एरिया में आता है। थिकनेस बढ़ा दूंगा तो एरिया बढ़ जाएगा, अगर थिनर पतला कर दूंगा तो एरिया कम हो जाएगा। तो आर बोला है, ये आर मुझे फाइंड करना है। एरिया बोला है कि मैं अगर थिकर मतलब दोगुना कर दे रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, तो 1/4 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू दी क्या हुई थी क्वेश्चन में, 4 ओम। तो न्यू बोला था रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 का 1/4 फाइंड कर दूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम या 1 ओम, तो 1 ओम आ जाएगा। इफ वायर रेजिस्टेंस इज 4 ओम, इफ थिकनेस ऑफ वायर बिकम ट्वाइस। पहले ही रेजिस्टेंस दिया हुआ था तो मैं 1/4 फाइंड किया और रेजिस्टेंस इससे फाइंड कर लिया। इसका 1/4 कर दिया, 1 ओम आ गया, आंसर करेक्ट है। 33 व्हाट इज द सेम इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या सेम होता है अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखते हैं। अगर सीरीज में लगा हो रेजिस्टेंस तो क्या सेम रहेगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे करंट सेम होता है, सब पे करंट सेम होता है और वोल्ट डिफरेंट होता है। ये बस किस में बता रहा हूँ, सीरीज में। इसका अपोजिट कर दूंगा तो मुझे पैरेलल का मिल जाएगा। पैरेलल में क्या हो जाएगा, जैसे ये पैरेलल में है दो, आगे जाके जुड़े हुए थे। अब पैरेलल में मैं नोट करूंगा तो इसका हो जाएगा वोल्ट सेम और करंट डिफरेंट। करंट इसमें डिफरेंट हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो मुझे सीरीज का पूछा है क्या सेम होता है, ये पूछा है। करंट सेम होता है मतलब सीरीज में कोई भी सर्किट जुड़ रही है तो इसको 0.6 एम्पियर इस पर फ्लो हो रहा था करंट, तो इस पर भी 0.6 एम्पियर ही फ्लो होगा। और पैरेलल में ऐसा नहीं होता, इस पर 0.6 हो रहा था तो इस पर कुछ और हो रहा होगा, 0.4 थ्रू 3। तो करंट सेम होता है सीरीज में, ये याद रखिए। तो व्हाट इज द सेम इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट तो हम याद जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू, हीटिंग इफेक्ट किस में यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट 3 ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन कौन से डिवाइस यूज है, इलेक्ट्रिक हीटर, हाँ उसी लिए यूज करते हैं। फ़ैन हम लोग हीट लेने के लिए नहीं यूज करते हैं, तो फ़ैन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब से भी हीट प्रोड्यूस होती है लाइट के साथ। तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, ए एंड सी बहुत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ करेक्ट फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कौन सा करेक्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के लिए। एच अगर हीट है, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है। तो ये तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे। एच इक्वल टू क्या था, एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये फार्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का है। आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है, और ये कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये है। ऐसा यूनिट क्या है, हीट प्रोड्यूस का एनर्जी है, तो जूल लगाऊंगा। इसका जो आंसर फाइंड होगा उसके आगे जूल लगा दूंगा। तो अभी फार्मूला बोला एच इक्वल टू आई आर टी, नहीं होगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये सही होगा। ये आई के ऊपर ही स्क्वायर होता है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखूंगा। टी का स्क्वायर नहीं होगा, आर का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। एलॉय नाइक्रोम इज ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी मेटल। एलॉय नाइक्रोम जो है वो कितने मेटल का मिक्सर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो मैं बताया था अभी, नाइक्रोम जो है वो एक एलॉय है, किसका किसका, आयरन का, Fe से डिनोट करते हैं, निकिल का Ni और प्लस Mg मैग्नीज का, और क्रोमियम CH। आयरन, निकिल, मैग्नीज और क्रोमियम, ये 3 होते हैं। Mg मैग्नीज का नहीं था, Mg M में होता है मैग्नीज का। तो ये हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। विच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वर्क ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, पूछा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो घर में यूज होता है ये हीट ही प्रोड्यूस करता है, तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। टोस्टर जो टोस्ट करके देते हैं, मतलब वो, हाँ वो भी हीट पे ही काम करता है, तो ये भी हो जाएगा। फ्यूज भी याद रखूँगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, तो फ्यूज भी हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया और तीनों ही हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। फ्यूज का भी याद रखें, फ्यूज की 4-5 प्रॉपर्टी है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज, जो एनर्जी को कंजप्ट करता है रेट क्या होता है, तो उसको पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, याद रखिए, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम या तो एनर्जी अपॉन टाइम। तो पूछा है मुझसे द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट मतलब टाइम हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी का जो रेट, एनर्जी अपॉन टाइम कर दिया, क्या फाउंड हो रहा है, पावर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आई करंट है, V इंटू आई या आई स्क्वायर इंटू आर या V स्क्वायर इंटू आर, तो ऑल हो जाएगा। इसका 3 फॉर्मूला है, P इक्वल टू V इंटू आई ये पहला है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर ये दूसरा है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे अपॉन था, ये इंटू है, इंटू आर, ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के, याद रखिए। यही तीनों दिया हुआ है उसमें, V इंटू आई पहला वाला और आई स्क्वायर आर दूसरा और V स्क्वायर आर तीसरा। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर का तीनों फार्मूला है, ये आगे चल के जो जो गिवन रहेगा उस हिसाब से क्वेश्चन में सॉल्व होता है, यूज होता है। तो ये ऑल हो जाएगा। 40 वाला करते हैं। 1 वाट इक्वल टू, इफ V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ए और एम्पियर को दिखाया है करंट, तो पहला वाला फार्मूला क्या था, P इक्वल टू V इंटू आई। पावर का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट पावर वाट होता है, याद रखिए। और वोल्ट का 1 वोल्ट ही होगा। पूछा है 1 वाट बताइए, तो 1 वाट क्या होगा, ये 1 वोल्ट लिख दिया। करंट का क्या होता है 1 एम्पियर इंटू में 1 एम्पियर, 1 1 जब 1 ही होता है तो 1 VA हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 V अपॉन 1 A नहीं होगा, 1 VA हो जाएगा। 1 वाट इक्वल टू पूछा था, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग किस में मेजर करते हैं, जो घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी काउंट होती है, आपने कितना स्पेंड किया पूरे मंथ में, ये किलोवाट आवर में और यूनिट में, जूल में नहीं मेजर होता है। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर और यूनिट हो जाएगा, जूल नहीं होगा, तो A एंड B बहुत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ देख लेते हैं। वाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का। किलोवाट किसका ऐसा यूनिट है, पावर का। 1 किलोवाट आवर लगा दिया, तो ये किसका ऐसा यूनिट है, एनर्जी का। मुझसे वहाँ एनर्जी ही पूछा है, तो किलोवाट आवर किसका है, एनर्जी का। और 1 किलोवाट आवर को ये बोलते हैं 1 यूनिट, ये भी याद रखिए। हम लोग की यूनिट मतलब इतने यूनिट आपने बिजली स्पेंड किए, तो उस हिसाब से पैसा बिजली रेट के हिसाब से लग जाता है। और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, जूल, ये भी याद रखिए। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये आगे मैं स्टार्टिंग में बताया। तो इतना पॉइंट याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की। किलोवाट किसका है, पावर का। वर्क किसका, वाट किसका है, पावर का। एक और पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी है, तो ये एनर्जी का यूनिट होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, A एंड B बोथ। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कौन यूज किया था या फिर कौन गिवन किया है, प्लस साइन और माइनस साइन, तो ये है थेल्स नहीं है। थेल्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किए थे, गिलबर्ट भी नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो इसका करेक्ट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। विच इज करेक्ट इफ ब्लैंक इज रेसिस्टिविटी एंड डैश इज कंडक्टर। कौन सा इसमें से करंट है, तो कंडक्टिविटी, जैसे रेसिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस का रेसिस्टिविटी नहीं होता है, जैसे कंडक्ट का कंडक्टिविटी होता है। तो ये याद रखिए, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वल टू 1 अपॉन ये रो का सिंबल हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे भेजूंगा, ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। फिर अगर मैं इसको निकालना चाहूँगा रेसिस्टिविटी को, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का साइन है, ये रेसिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, तो ये तीनों बन गया ना। यहाँ पे मैं तीनों लिखा हूँ, देखिए पहला वाला डैश इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, ये डैश अपन को 1 अपॉन रेसिस्टिविटी पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तो इसमें ऑल हो जाएगा। व्हाट चेंज ऑन कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ ए कंडक्टर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंडक्टिविटी पे क्या चेंज आएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा कंडक्टर का। टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा कंडक्टर का, तो ये डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, रेसिस्टिविटी। मैं स्टार्टिंग में बताया था रेसिस्टिविटी 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो ये अपॉन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? डिक्रीज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, डायमेंशनल है, नॉट है, या फिर कोई क्वांटिटी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है उसको वेक्टर बोलते हैं, और जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन रहे, मैग्नीट्यूड ना रहे, उसको स्केलर बोलते हैं। ओम लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल अप टू। ओम लॉ किस पे लागू नहीं होता है? B = I × R किस पे लागू नहीं होता है? कंडक्टर पे, सेमी कंडक्टर पे, लॉ पे, नॉट पे। ये अच्छा क्वेश्चन था। कंडक्टर पे तो वो फॉलो करता ही है, लॉ पे भी फॉलो करता है, सेमी कंडक्टर पे नहीं फॉलो करता है। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है? एक होता है इंसुलेटर जो लाइट को फ्लो नहीं होने देता है, और एक होता है कंडक्टर जो लाइट को फ्लो होने देता है, इसलिए दोनों के बीच में आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो लाइट को फ्लो होने भी देता है और नहीं होने देता है, मतलब दोनों करता है, तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। जैसे सेमी कंडक्टर में कौन कौन आ जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम, बहुत सारे। जैसे मैं मेटल नॉन मेटल वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना, मेटल नॉन मेटल यहाँ पे आ जाएगा, और ये बीच में आता है मेटलाइड, जो टोटल 7 होता है। तो ये जो 7 होते हैं वही सेमी कंडक्टर का काम करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरान, बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल नहीं है ओम लॉ किस पे? सेमी कंडक्टर पे, तो इसका करेक्ट आंसर सेमी कंडक्टर हो जाएगा। कुछ इक्वेशन करता है। इफ ए वायर हैज 20 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, करंट फ्लो अप टू 30 सेकेंड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज। मुझे एम्पियर की वैल्यू दी हुई है कितना? ए की वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, तो मुझे इसको एम्पियर में चेंज करना होगा, और मुझे 30 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, 30 सेकेंड मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। टी की वैल्यू दी हुई है 30 सेकेंड। स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े होंगे 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को एम में डिनोट करते हैं और माइक्रो एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं। मिली एम्पियर था 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर था 10⁻⁶ एम्पियर। 10⁻³ को लिख सकता हूँ 1/1000, और इसको लिख सकता हूँ 1/10 लाख। 2 3 4 5 6। अब मुझसे पूछा है कि वो माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है 20 एम्पियर, तो मुझे उसको चेंज करना है किसमें? एम्पियर में। तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे? 20 × 1/10 लाख से। 1 2 3 4 3 4 5 6, 10 से 10 कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो अब कितना आ जाएगा? 2/1 2 3 4 5। ऊपर जाके डेसिमल लगा देता हूँ, 0.0000, 4 टाइम हो गया और 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। 0.0002 एम्पियर हो जाएगा। ये करंट आ गया मेरा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या था? I = Q/T। मुझे चार्ज फाइंड करना है, T इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q = I × T। यही तो फार्मूला था स्टार्टिंग का। तो Q मुझे फाइंड करना है। I की वैल्यू एम्पियर में दिया हुआ है कितना? 0.00002 इंटू में टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो टाइम का ऐसा यूनिट 30 होता है। 32 जा कितना हो जाएगा? 60, तो 0.00060 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 0 लगाना जरूरी नहीं, तो हटा देते हैं। 6 में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 10,000 हो गया। ऊपर जाएगा तो 6 × 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ। कूलम, चार्ज को कूलम में दिखाते हैं, 6 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 × 10⁻², 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻4 कूलम, 6 × 10⁻5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻⁻4 कूलम। 48 करते हैं, विच इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? करेंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। करंट हमेशा फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पता था। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। थर्ड वाला सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस कंडक्टर। सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें नमक मिला रहता है, और एसिड और बेस, ये दोनों कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं आपसे, ये भी सही है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंस्क्यूटिव। कंस्क्यूटिव मतलब लगातार। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, गलत है। सबसे पहले कौन बताया था? सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का सिल्वर है, कॉपर नहीं है।
तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इनकरेक्ट बोला है ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट पे सिल्वर आएगा, सेकंड पे कॉपर, उसके बाद कोई आएगा एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। तो ये याद रखिए, सब सही था इसमें। 49 वाला क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू 4 ओम दिया है, ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, मतलब आर की वैल्यू 4 ओम दी हुई है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड वाई इक्वल टू 4.8 इंटू 10 के पावर ओम मीटर दिया हुआ है। मतलब ये क्या है, ओम मीटर किसका, ऐसा यूनिट है रेसिस्टिविटी का। आर दिया हुआ है 4 ओम और रेसिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं। इसका दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। पूछा है इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, अगर लेंथ को हाफ कर दिया गया, व्हाट चेंज ऑन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पे क्या फर्क पड़ने वाला है। फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल अपॉन, यही तो था। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ को बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ जाएगा, लेंथ को घटाऊंगा तो आर भी घट जाएगा। यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, लेंथ को मैं आधा कर दिया 1/2, तो आर क्या हो जाएगा, आर भी तो आधा हो जाएगा 1/2। तो पहले 4 ओम था, एक्स था, एक्स 4 ओम था, तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एक्स y/2, x/2 यहाँ पे है, ये भी x/2 है, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। अब y को देख लेते हैं। y दिया 4.8 × 10⁸ ओम मीटर, लेंथ ऑफ कंडक्टर में इंक्रीज कर दिया। तो रेसिस्टिविटी तो डिपेंड ही नहीं करता है, रेसिस्टिविटी तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। उससे लेंथ से क्या मतलब, तो इसका वही रहेगा। तो मतलब y की वैल्यू y ही रहेगी, x की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो सेकेंड वाला आंसर सही होगा, x/2 और एंड y डिपेंड ही नहीं करता है, रेजिस्टेंस बस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो रेजिस्टेंस का फाइंड कर लिया, और रेसिस्टिविटी तो डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो उससे लेंथ से क्या मतलब, तो इसलिए वो वही रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, x/2 एंड 2। ये अच्छा क्वेश्चन था। 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द टोटल रेजिस्टेंस इज, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल में। इसको समझ लेते हैं करके। पहला है ये 3 मैं दिखा दे रहा हूँ ऐड करके, तो दूसरा भी इसी में पैरेलल में है, एक तीसरा भी दिया हुआ है इसी में है, वो भी पैरेलल में है। और मुझसे तीनों का पूछा था, तीनों क्या क्या था, 2 ओम 4 ओम और 8 ओम। ये 2 ओम मान लो दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया हुआ है, ये 8 ओम दिया हुआ है। मुझे तीनों फाइंड करना है। आप लोग रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला जानते होंगे, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यही तो होता है। और सीरीज में सीधा सीधा जुड़ जाता है। मैं फाइंड कर रहा हूँ 1/2 + 1/4 + 1/8। एलसीएम हो जाएगा 8, 2 4 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 8, 1 जा 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4/6/8। अब इसको ये 1/RP की वैल्यू आई ना 6/8, मुझे RP का फाइंड करना है। तो RP को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, RP = तो ये भी ऐसे ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/6। कट कर दूंगा, 2 4 जा 2 3 जा, कट करूँगा 1.33 कुछ जाएगा, तो डेसिमल में 1.33 ओम। ऑप्शन से पता करते हैं कितना आया। बोला लेस देन 2 ओम, मोर देन 2 ओम, बट लेस देन 4 ओम, 4 ओम या 14 ओम। तो लेस देन 2 ओम था मेरा, 1.33 आंसर आया था ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 2 ओम, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए कि पैरेलल में ऐड करने पे रेजिस्टेंस को जो आंसर होगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा। मतलब 2 ओम से है तो 2 ओम से भी छोटा आंसर आएगा, इसलिए लेस देन 2 पैरेलल में। अगर सीरीज में बोला होता तो सीरीज में 8 ओम से भी बड़ा होता, तो मोर देन 8 ओम आया होता तो वो आंसर होता। पर यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ था, तो पैरेलल में 2 ओम से भी छोटा आएगा, तो लेस देन 2 ओम हो जाएगा। ये देख के आंसर किया जा सकता है सही। 51 वाला बोला है इफ ए बल्ब लो 10 आवर एंड हैव 100 वाट पावर एनर्जी कंजप्शन बाय बल्ब इज, इसका यूनिट बताना है मुझे। वो यूनिट इसको लिखते हैं किलोवाट आवर में। 100 वाट का बल्ब है, देखते हैं 100 वाट पावर दिया हुआ है ना, और टाइम दिया हुआ है 10 आवर। मुझे निकालना क्या था, एनर्जी कंजप्शन, तो पावर इंटू टाइम होता है। 1 किलोवाट आवर को 1, मैं एक फॉर्मूला बोला था, पावर = वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम।
मुझे एनर्जी फाइंड करना होगा तो क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम ना, पावर और इंटू में ये टाइम हो जाएगा, टाइम इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, इसको बीच वाले को हटा दे रहा हूँ, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी मुझे फाइंड करना है, पावर दिया हुआ है 100 वाट, यही तो लिखा हुआ था, पावर 100 वाट, टाइम दिया हुआ है 10 आवर, 10 आवर। तो मुझे पूछा किस में है, यूनिट में पूछा रहा है, यूनिट किसको बोलता है, 1 किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। तो मुझे इसको जानबूझ के किलो वाट आवर में चेंज करना होगा। 1 किलो वाट में कितना होता है, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, ये भी याद रखिए। तो मुझे इसको किलो वाट में चेंज करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 से ही 10,000 लिख दिया। ये 00 से ये 00 कट जाएगा और 10 से ये वाला 0 कट जाएगा, 1 1 जा कितना आ गया 1, तो 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ, मैं अभी बताया था पीछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, पावर का, एनर्जी का, रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी का, तो ये एनर्जी का है, सही है, एनर्जी का ही है पावर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर अभी सॉल्व करते हुए बताया था। 1 मिली एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं 1 एम ए, 1 मिली एम्पियर 10 के पावर -3 था। 1 माइक्रो एम्पियर को माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं, माइक्रो एम्पियर इज 10 के पावर -6 था। तो जो बोला है वो कर दे रहे हैं। मिली एम्पियर पहले पूछा है, माइक्रो एम्पियर बाद में पूछा है, तो पहले मिली एम्पियर 10 के पावर -3 और माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, बाकी में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिलेटेड टू, जो 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स लगता है वो किससे रिलेटेड है, ओम लॉ से, फैराडे लॉ से, लेंज लॉ से, या कूलम लॉ से। तो आप लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे 9th में, उससे पता चलेगा 2 फोर्स है, एक 5 कूलम चार्ज है, एक में मान लो 3 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेंटर से अगर लिया जाए तो 20 सेंटर से, तो मान लो दिया हुआ है कुछ एस मान लेते हैं, आर ले लेना है। तो एक फार्मूला था एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2, मतलब 5 इंटू 3, ये दोनों मास हो जाएगा। तो फार्मूला किसका था, एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जितना था वो r स्क्वायर। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नहीं था, वही वाला चार्ज पे भी एक्ट करता है, कोई 2 चार्ज बॉडी है उसके बीच में भी एक्ट करता है। तो ये कौन दिया था, तो ये कूलम दिए थे। तो इसका हो जाएगा ओम लॉ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ या कूलम लॉ, तो कूलम लॉ आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये कूलम लॉ ही गिवन किए थे, 2 चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है। 55 वाला करते हैं, द फोर्स एक्टिव बिटवीन 2 चार्ज और एन एटम इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जो 2 एटम के बीच में चार्ज लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स तो वाइड स्पीड फ्लो होने के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिफाइन करेगा तो ये 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब के बीच में जो एक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोज मोशन, किसी मोशन को रोकता है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और ग्रेविटेशनल तो आप लोग जानते ही हैं। 56 वाला करते हैं, द लेंथ ऑफ वायर इज एल इफ वायर ड्रॉन एंड लेंथ ऑफ वायर बिकम 2l। अब यहाँ पे बोल दिया ना वायर ड्रॉन, मैं बीच में बताया था कि अगर पता चले कि वायर चेंज कर रहा है या फिर सेम वायर है तो अलग अलग रखूँगा। बोल दिया कि वायर ड्रॉन हो रहा है और खींच करके इसको बनाया जा रहा है 2l, तो रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला था वही एल इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल अपॉन ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किस पे, एल पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे दिखाते हैं। एल को बोला कि 2l हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l। तो इसमें पूछा गया है द रेजिस्टेंस विल बी, लेंथ ऑफ वायर में 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2 गुना ही हो जाएगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस। 4 टाइम नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, नॉट चेंज नहीं होगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ये इंक्रीज होगा उतना भी यही इंक्रीज होगा। तो 2l, इसको लेंथ को 2l कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 2r हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। फ्यूज इज बेस्ड ऑन ब्लैंक इफेक्ट ऑफ करंट, किस पे फ्यूज बेस्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, हीटिंग इफेक्ट पे, या केमिकल इफेक्ट पे, या नॉट। तो फ्यूज होता है हीटिंग इफेक्ट पे, ये याद रखना है, फ्यूज हीटिंग इफेक्ट पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। फ्यूज की कुछ प्रॉपर्टी याद रखिए। फ्यूज का फर्स्ट कनेक्टिंग सीरीज, पूरे रूम में लाइट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आती है पर फ्यूज को सीरीज कनेक्शन में ऐड किया जाता है।
सेकेंड, कनेक्ट विथ लाइव वायर, जो मेन लाइन का वायर होता है उससे। थर्ड, हैव हाई रेजिस्टेंस। फोर्थ हो जाएगा हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जैसे ही ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ये पूछता है। फिफ्थ हो जाएगा ये मेड बाई, किससे बनता है, तो लेड और लेड प्लस टीन ऐसे करके होता है। इसका सिंबल पीबी होता है और इसका एसएम होता है। 5 प्रॉपर्टी है फ्यूज की, इसमें से 4 तो याद ही रखिए, उसमें लेके बना नहीं सकता। तो फ्यूज का फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट बेस्ट होता है। 2 रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल रेसिस्टेंस पूछा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए अगर 2 ओम के 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में। फॉर्मूला होता था 1 आरपी का, आरपी मतलब पैरेलल दिखा रहा हूँ, 1/R1 प्लस R2 यही तो था। और दोनों 2 ओम के 1/2 प्लस 1/2, तो 2 जब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 हो जाएगा, ऊपर भी 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट कर दूंगा 1 हो जाएगा। तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम, 3 ओम, तो इसका करेक्ट आंसर 1 ओम हो जाएगा। 59 वाला देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था ये R इक्वल टू ये रेजिस्टिविटी L/A। रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, एरिया ऑफ 1 में है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तार को मोटा करूँगा या पतला करूँगा तो रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब ये बढ़ता है तो ये घटता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं होगा, लेंथ नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 वाला करते हैं। A battery gives 24.5 कूलम चार्ज इन 10 सेकेंड, देन द करंट फ्लो थ्रू इट इज, करंट कितना होगा अगर बैटरी से फ्लो हो रहा है 25 कूलम चार्ज 10 सेकेंड के लिए। तो हम लोग का स्टार्टिंग का एक फॉर्मूला था, आप लोग को याद होगा, I इक्वल टू Q/T, यही तो था। यहाँ मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे कूलम दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, 25 कूलम चार्ज दिया हुआ है, तो कूलम की जगह मतलब ये Q को डिनोट करते हैं चार्ज, तो 25 लिख दूंगा। टाइम SI यूनिट में ही दिया है 10, तो 10 हो जाएगा। मैं कट नहीं करता हूँ, ऊपर ले जाके डेसिमल लगा देता हूँ, तो 2.5 एम्पियर। एम्पियर में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि करंट फाइंड करना था, तो 2.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 वाला आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम हैव 1.5 एम्पियर करंट फॉर 1 मिनट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी का क्या होता है, पावर इनटू टाइम ना, बोला एनर्जी फाइंड करिए अगर वो रेजिस्टेंस 10 ओम का हो और 1.5 एम्पियर करंट हो फॉर 1 मिनट। हम लोग को रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, एनर्जी फाइंड करना है, टाइम भी दिया हुआ है। फॉर्मूला था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, ये आप लोग को याद होगा। I की वैल्यू दी हुई है 1.5 का स्क्वायर कर दूंगा और इंटू में R की वैल्यू दी हुई है 10, और टाइम मुझे यूनिट में रखना है। यहाँ 1 मिनट दिया है तो मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके रखूँगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1.5 का स्क्वायर होता है 225, तो 2.25 हो जाएगा, डेसिमल का 2 प्लस इंटू 10 इंटू 60, इस सबका मल्टीप्लाई करूँगा 10 और ये आ जाएगा 1350 जूल आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 1350 जूल। 62 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट टेक 0.5 एम्पियर करंट, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो पावर के 3 फार्मूले थे, कौन कौन से, उसी पे ही सॉल्व हो जाएगा। पहला वाला फार्मूला पावर का क्या था, P इक्वल टू V इंटू आई, 3 ही फार्मूले थे ना पावर के, याद रखिए तीनों। P इक्वल टू V इंटू आई पहला था, दूसरा है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और तीसरा है P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ये 3 फार्मूले पावर के। तो मुझे क्या दिया है, V गिवन है और करंट गिवन है, तो मैं पहले वाले फार्मूले पर रख दे रहा हूँ, P इक्वल टू V इंटू आई। V की वैल्यू दिया हुआ है 220 और I की वैल्यू दिया हुआ है 0.5,
220 में 0.5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 110 आ जाएगा। 110 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 110 वाट, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 110। 63 वाला क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रिंटेड द 220 वोल्ट 100 वाट ऑन इट। उस पर कोई बल्ब है, उस पर प्रिंट है ये। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेजिस्टेंस, उसका फाइंड करना है। तो हम लोग को पता था फॉर्मूला एक पावर का, P इक्वल टू V²/R। मुझे पावर गिवन है, V भी गिवन है, R से फाइंड हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितना दिया है, वाट, तो 100 दिया हुआ है, और V का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 हो जाएगा 2 बार। और ये R मुझे फाइंड करना है, R को ऐसे ही रख दे रहा हूँ। R इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू R हो जाएगा, और ये 220 इंटू 220 हो जाएगा। 100 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन में 100। 00 से 00 कट जाएगा इसका। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। 484 रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ओम लगा सिंबल उसका। 484 ओम, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 484 इसका सॉल्व करने का। पावर का फॉर्मूला यूज किया मैंने रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फिगर, इस फिगर का मुझे टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और ये सीरीज में है। इन दोनों को फाइंड कर ले रहा हूँ, जो आएगा उससे सिंगल सीरीज में इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो पहले 1/, इन दोनों से फाइंड कर लेता हूँ मैं पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, वही 1/R1 प्लस 1/R2। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/RP का, तो 1/10 प्लस 1/10 यही हो जाएगा 2/10। डिनोमिनेटर सेम है तो 2/10, ये 1/RP की वैल्यू है। RP का वैल्यू निकालूंगा अब, तो बस मैं इसका और रेसिप्रोकल कर दिया उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 10/2, 2 से कट कर दूंगा, 5 ओम आ जाएगा। बस इन दोनों का 5 ओम आ गया। अब 5 ओम इसके साथ सीरीज में ऐड है। सीरीज में क्या था, बस दोनों को ऐड कर देना था, R1 प्लस R2। ये RS का वैल्यू होता है, S मतलब सीरीज और RP मतलब पैरेलल दिखा रहा हूँ। तो R1 है 10 और R2 अभी मैं फाइंड किया था 5, तो 10 और 5 मिलके 15 हो जाएंगे। 15 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम, 15 ओम। तो 15 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन में बोला है ब्लैंक इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ब्लैंक इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग नोट में जानते थे कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो पहले का आंसर तो करंट हो जाएगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, और दूसरे का आंसर वोल्टेज हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वोल्ट करंट, वोल्ट वोल्ट, करंट करंट, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है। तो पहले का करंट सेम हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम हो जाएगा। ये नोट करके ये चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट सेम हो जाता है उसका अपोजिट, और करंट डिफरेंट हो जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। 66 करते हैं। कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ 3 बल्ब ड्रॉन ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर एंड वर्क और 250 वोल्ट ऑन द एवरेज 8 आवर ए डे। 3 बल्ब हैं, वो भी 0.8 एम्पियर मतलब वर्क करके 250 वोल्ट के, और एवरेज 8 घंटे जलते हैं। तो कितना टोटल एनर्जी होगा, वो भी किलोवाट आवर में बताना है, मतलब मुझे यूनिट में बताना है। पहले चेंज कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे पावर इक्वल टू था वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, तो मैं एनर्जी फाइंड करूँगा तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम हो जाएगा। एनर्जी मुझे फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू V इंटू आई पहला फॉर्मूला था, और दूसरा ये है P इक्वल टू V²/R, और तीसरा होता है P इक्वल टू I² इंटू R। तो V इंटू आई P की जगह मैं V इंटू आई पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे V और I गिवन है। तो V इंटू आई हो जाएगा, और ये टाइम T हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया एक एनर्जी फाइंड करने का। बहुत सारे फार्मूले रख के बनाए जा सकते हैं इक्वल करके। तो ये हो गया। मुझे जो जो गिवन है वो रख देता हूँ। मुझे दिया है 0.8 एम्पियर करंट दिया है, और 250 वोल्ट दिया है। 250 वोल्ट है, 0.8 करंट दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दी हुई है 8 आवर पर डे, मतलब 8 हो जाएगा। अब मुझे ये किलोवाट आवर में फाइंड करना है। तो पहले पावर को मैं फाइंड कर लेता हूँ।
250 वोल्ट है और ये 0.8 है। 250 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा 8/10 करके कट कर दे रहा हूँ। 25 8 जा 200 हो जाएगा। 200 ये वाट में आया ना, पावर तो वाट ही में आएगा, तो 200 वाट में आया। इनटू में ये 8 आवर दिया था, 8 आवर ए डे, 8 घंटे तो आवर में ही रखेंगे क्योंकि किलोवाट आवर में फाइंड करना है। और मुझे इसको किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दूंगा, तो किलोवाट आवर में आ जाएगा। और कितने बल्ब जलाया जा रहा है? 3 बल्ब हो जा रहा है, तो 0 0 कट जाएगा, 0 से 0, और ये 1000 ही रखना था, मैंने 10,000 रख दिया, 2 0 कट जाएंगे, और 2 से ये हो जाएगा 0.2 इंटू में, मैं डेसिमल लगा दिया ऊपर ले जाके, और 8 हो जाएगा इंटू में 3, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 4.8 हो जाएगा, 4.8 किलोवाट आवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, 1.6, 2.5, 5.8, 4.8 किलोवाट आवर। यहाँ किलोवाट आवर में फाइंड करना था, इसलिए मैं 1000 से उसको डिवाइड किया। अगर बस वाट आवर में फाइंड करना होता, या तो वाट में या तो एनर्जी जूल में फाइंड करना रहता, तो मैं डिवाइड नहीं करता। तो ये 4.8 किलोवाट आवर हो जाएगा। 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक आयरन विल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द सेम एज 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम। रेजिस्टेंस आर पैरेलल विथ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट। पहले मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर लूँगा, कितना आ जाएगा 100, 50 और 500 का। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोला है 1 कितने रेजिस्टेंस थे, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आएगा 500। 100 5 जा होता है, 5 लिख दूंगा। 50 10 जा होता है, 10 लिख दूंगा। 500 1 जा होता है, तो 1 लिख दूंगा। तो 1/RP की वैल्यू आ जाएगी 10 5 15 16/500, 16/500। जब इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो RP की वैल्यू आ जाएगी 500/16। ये RP की वैल्यू आ जाएगी। इसको रहने देते हैं। अब मुझे करंट दिया हुआ है, नहीं वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट। मुझे करंट फाइंड करना है, तो V = I × R से फाइंड कर सकता हूँ, ओम लॉ से। V = I × R। R मेरा अभी आया, V की वैल्यू पहले रखते हैं। V की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 हो जाएगा। और I मुझे फाइंड करना है, और R की वैल्यू मैं अभी कैलकुलेट करके लाया 500/16। तो ये 500/16। 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर कट कर देता हूँ। 16 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 × 22 हो जाएगा, और अपॉन में ये 50 चला जाएगा। ये I की वैल्यू आ जाएगी। कट कर देता है, 2 से 11, 2 से 25, 16 11 जा 160, 176 हो जाएगा। 176 अपॉन में 25 से कट करूँगा, 25 7 जा आ जाएगा। फिर पॉइंट में, तो पॉइंट से इतने से आंसर आ जा रहा है 7.04। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 7.04। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.04 एम्पियर। 68 वाला क्वेश्चन करता है। An electric motor takes 5 ampere from 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. पहले मुझे पावर बताना है, फिर एनर्जी बताना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वाला पावर = V × I, यही तो फॉर्मूला। और पहला वाला ये 220 मुझे वोल्ट गिवन है, और I मुझे करंट भी गिवन है 5 एम्पियर। तो 220 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1100 आ जाएगा। क्या पावर आ जाएगा, मतलब वाट आ जाएगा। पहले का आंसर 1100। तो इसमें एनर्जी पूछा है, एनर्जी का ही ऑप्शन में रखा हूँ। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 आवर में कितने सेकंड होते हैं? अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी = P × टाइम, पावर × टाइम। तो पावर आया था 1100, टाइम की वैल्यू रख दूँगा 1100, टाइम की वैल्यू रखना है मुझे सेकेंड में, क्योंकि यूनिट सेकेंड होता है। यहाँ 2 आवर दिया है, तो 1 आवर में 3600 होता है, तो 2 आवर में 7200 हो जाएगी। 72 में 11 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो आ जाएगा 792। और ये 12340 हो जाएगा। इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ 7.92। और यहाँ पॉइंट लगा यहाँ पे, तो पीछे का सब काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 10 के पावर में 6 जूल लगा दूँगा। एनर्जी तो जूल में ही होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7.92 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। ये मैंने चेंज किया था, बाद में गलत हो गया था ऑप्शन। 7.92 × 10 की पावर 6 जूल।
69 वाला करते हैं। 3 रेजिस्टर 5 ओम 10 ओम 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट। टोटल करंट फाइंड करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा, 1/5 को 1/10 प्लस 1/30 को प्लस कर देता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। 5 10 30 का LCM 30 होगा, 5 6 जा 6 हो गया, 10 3 जा 30 1 जा 6391 10/30। ये 1/P था, RP मतलब RP था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो RP फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा 30/10, मतलब कट करूँगा तो 3 आ जाएगा। 3 क्या आ गया? ओम। तो 3 ऑप्शन तो एक ही में है, ये हो जाएगा और ये तो करेक्ट होगा। करंट भी फाइंड कर लेते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट। तो हम लोग पैरेलल में जानते हैं करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, तो सबका अलग अलग फाइंड करना होगा इसमें करंट को, उसके बाद ऐड करना होगा। अब मुझे रेजिस्टेंस आ गया, अभी आया 5, मैं अलग अलग करंट फाइंड कर लेता हूँ। V गिवन है, R गिवन है, I निकल जाएगा ओम लॉ से। I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो पहला वाला करंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सब पे अलग अलग लगता है ना। तो ये वोल्ट कितना गिवन है 6 और ये दिया है 5, तो ये हो जाएगा 1.2। 5 1 5 2 5 2 10 1 पॉइंट पहला हो जाएगा एम्पियर। I2 पे फाइंड करते हैं V/R। B कितना था 6, वोल्ट सेम होता है, R की वैल्यू क्या थी 10 हो जाएगा। तो इसको करूँगा तो ये 0.6 एम्पियर हो जाएगा। तीसरे वाले पे फाइंड करते हैं I3 पे V/R, तो ये हो जाएगा कितना ओम था, 30 ओम था ना, तो 6/30 हो जाएगा। तो मैं R की वैल्यू अलग अलग रख रहा हूँ, 5 10 30। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल में वोल्ट सेम होता है पर करंट अलग अलग होता है, इसलिए तीनों अलग अलग फाइंड करना होगा। 1.5 को कट करूँगा 0.2 हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं। 1.2 टोटल करंट पूछा है ना, तो तीनों को ऐड कर दूँगा, तो हो जाएगा 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 to 8, और ये 2 हो जाएगा 2.0, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते हैं, तो टोटल करंट हम लोग एम्पियर लिख देते हैं, मतलब 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये सही हो जाएगा इसका पहला वाला। हम लोग को पहले ही रेजिस्टेंस आ चुका था कितना 3, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2A और 3O। करंट पूछा है तो करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस पूछा है तो 3। लास्ट वाला करते हैं। A wire of length 3 meter and area of cross section is 1.7 into 10 के पावर -6 मीटर, has a resistance is 3 into 10 के पावर -2 ohm. Calculate the resistivity। मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एक ही था बस, R इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी L/A। जो दिया हुआ है वो पुट कर देते हैं। लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, तो पहले लेंथ रख देता हूँ 3 अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10 की पावर 6, 1.7 इंटू 10 की पावर -6 ऐसा दिया है। मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड ही करनी है। रेजिस्टेंस भी दिया होगा, ओम कहाँ दिया है, 3 इंटू 10 की पावर -2। मैं इसको ऊपर कटा सकता हूँ, 3 से ये वाला 3 कट कर दिया, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.7 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू में ये बचा था 10 की पावर -2, दोनों ऐड हो जाएगा, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू। और रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ये याद रखिए। तो ओम मीटर में इसका आंसर आ जाएगा, तो कितना आया था 1.7 इंटू 10 की पावर -8, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला।